जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है हमारी ज्योग्राफी की चौथी क्लास, डे 4। आज हम देखेंगे आज का 15 क्वेश्चन जो है हम ज्योग्राफी का। हाँ, एक बात और कि कुछ बच्चों को जो है वो मतलब इस बात की कंप्लेन है कि सर आप सिर्फ 15 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं एक सब्जेक्ट में। आप इसको ऐसे मत देखिए कि मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूं। आप ये जानिए कि 15 क्वेश्चन में मैं कम से कम आपको हर क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा मैं कराता तो कई बार दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें करा देता हूं, है ना, और सारे फैक्ट्स भी उसमें फंसा देता हूं। लेकिन बात यह है कि ये आपको बस दिखता 15 क्वेश्चन है, ये आपको सिर्फ दिखता 15 क्वेश्चन है। 15 सुबह और 15 शाम, 30 हो गए। और एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन में तो 2 से 3 फैक्ट रहते हैं। तो अगर हम इसको 15 का 25 ही मान लें, सुबह 25 फैक्ट, शाम को 25 फैक्ट, तो कितने हो गए? 50 फैक्ट्स हो जा रहे हैं। कितने फैक्ट्स हो जा रहे हैं? 50। अब आप देखिए 50 फैक्ट्स और पीटी में लगभग 150 दिन, लगभग मैं मान के चल रहा हूं 150 दिन, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आप सोचिए। अगर 50 15 5 जा 75, 7500 क्वेश्चन के आपके पास सीधे सीधे फैक्ट्स हो जाएंगे। 7500 क्वेश्चन के सीधे सीधे आपके पास क्या हो जाएंगे? फैक्ट्स हो जाएंगे, ठीक ना। अब आप समझिए कि 7500, और आप अगर 100 क्वेश्चन, अगर लगभग 100 क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाएंगे एक पेज में। अगर आप 50 क्वेश्चन ही डेली तैयार करते हैं ना एक पेज में, 50 क्वेश्चन भी लिखने में हालत खराब हो जाएगी। आप एक पेज में 50 क्वेश्चन हटा दें अगर, तो वो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक पेज का नोट्स अगर डेली बन रहा है तो 150 दिन में आपके पास 150 पेजेस के नोट्स हो जाएंगे। सिर्फ आपके ल्यूसेंट के 150 पेजेस के नोट्स आपके हो जाएंगे। मतलब आदमी ही है ना, कितना याद करके जाएंगे, कितना याद कर लेंगे। इसके बाद आप पीवाईक्यू याद करेंगे, पीवाईक्यू की भी लगभग 100 पेज के आसपास आपकी नोट्स बन जाएगी, उससे ऊपर ही बन जाएगी। 150 पेज के आसपास आपकी नोट्स बन जाएगी पीवाईक्यू की, जब आप वो पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर। तो आपके पास 300 पेजेस के नोट्स तो यही हो गए। अगर आप 50 फैक्ट लिख लेते हैं, तब जो एकदम छोटी फॉन्ट में लिखा जाता है ना कॉपी पे, उस वाले फॉन्ट में लिखेंगे तब 50 फैक्ट्स होंगे। नहीं तो एक जो नॉर्मल फॉन्ट्स जो बच्चे लिखते हैं तो 25 क्वेश्चन ही अट पाएंगे। तो वैसे तो 300 पेज का हो जाएगा आपका नोट्स जो है। तो इसको याद करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसको याद करने में ना क्या है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। अभी बस आपको ऐसे दिख रहा है, आप तुरंत का रिजल्ट देखते हैं कि तुरंत अरे 15 क्वेश्चन हुआ, उसको याद कीजिए ठीक से, उसको रिवाइज कीजिए। और अभी जैसे ही आगे थोड़े दिन बढ़ेंगे 5-10 दिन बाद, तो इन क्वेश्चन की जो संख्या है ना उसको और बढ़ा ली जाएगी। आप परेशान मत हो, आप इतना कर लेना जितना करवाया जा रहा है, उतने से ही एग्जाम निकल जाएगा। आप इस बात की चिंता मत करें, है ना। डेली 50 फैक्ट्स जो है वो कम नहीं होते हैं। आप डेली 50 फैक्ट्स के नोट्स बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि कितना अधिक होता है। ये आपको बना बनाया मिल जा रहा है, बस बैठना है, देख के सुनना है, तो आपको लग रहा है बहुत कम है। नोट्स बनाइए बैठ के इन 30 क्वेश्चन के डेली, आपको पता चल जाएगा कि कितना है। आपको अगर लग रहा है कि वो बहुत कम है, ये तो 15 क्वेश्चन मैं ऐसे ही यूं दाएं बाएं कर दूंगा, 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन अगर एक साल याद कर लें आप ना, तो कितना हो जाएगा? लगभग कई हजार क्वेश्चन के आपके पास, हजारों क्वेश्चन की आपके पास लिस्ट हो जाएगी। आप फेल ही नहीं होंगे पीटी। नोट्स बनाइए, फिर अंदाज लग जाएगा कि कितने फैक्ट्स पढ़ा रहा हूं। ये सिर्फ देखने में 15 क्वेश्चन है। अभी देखिए, आप देखते जाइए। अभी आज के वीडियो में मैं दिखाता हूं आपको कि कितने प्रश्न है। ये दिन और रात होने का कारण है। दिन और रात होने का कारण क्या है? कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या है? दिन और रात होने का कारण है। ठीक। कभी आपसे पूछ दे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में, अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न, इसी के साथ साथ ही दूसरा प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व। यानी अगर ऐसे है तो ये अपने अक्ष पर यहां पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। यानी ऐसे है, ये ऐसे है तो ये पश्चिम, यानी इधर की दिशा से। आपको हो सकता है वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि इमेज उल्टी बनती है। आप इसको समझिए, यानी कि आपके हिसाब से बताता हूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना। पश्चिम से, यानी कि पश्चिम इधर है, एक्चुअली उल्टा बन रहा है इसमें, तो आपको थोड़ी, आप इसमें समझिए ऐसे ही, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की तरफ घूम रही है। तो 2 फैक्ट हो गए,
आपने देखा दिन रात होते हैं अक्ष पर घूमने के कारण, और अगर आपसे पूछा कि अक्ष जो है अक्ष पर किस दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट, उपसौर वह स्थिति है, आप नोट करते जाइए, अभी एक प्रश्न एक्स्ट्रा हो गया तो दो प्रश्न। उपसौर वह स्थिति है, उपसौर वह स्थिति है, कौन सी स्थिति है, किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम पास होती है, जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के अधिकतम पास होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर। उसको क्या कहते हैं? उपसौर या पेरिहेलियन, पेरिहेलियन, उपसौर या पेरिहेलियन। और ये किस दिन होता है? किस दिन होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के अधिकतम पास होती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपसौर। आपको देखिए ये दूसरा फैक्ट भी मिला, किस दिन होती है? 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है? अधिकतम पास, ये तो पहला, 3 जनवरी दूसरा। फिर आपको दूसरा फैक्ट मिला। फिर देखिए इसी के साथ में आपको तीसरा, उपसौर, उपसौर था, अब अपसौर देख लीजिए। अपसौर जिसको क्या कहते हैं? अपहेलियन, अपहेलियन, जिसको क्या कहते हैं? अपहेलियन, अपहेलियन। इसकी तिथि क्या है अपसौर की? 4 जुलाई, 4 जुलाई को। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। तो आपने 3-4 फैक्ट्स इसमें देख लिए। आपके क्वेश्चन तो 2 हुए, लेकिन फैक्ट्स आपके पास टोटल लगभग 6 हो गए। अब आप इनको नोट करते चलिए, 6 फैक्ट आपके 6 पॉइंट्स हो गए, आपके 6 पॉइंट्स हो गए ना। अब कॉपी में इन 6 पॉइंट्स को नोट कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन किए गए अगर एग्जाम में तो फिर समस्या हो जाएगी। फिर तो आपको बस देखने में ये 15 क्वेश्चन मत देखिए, आप इनको नोट्स बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? आप लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी कुछ ज्यादा सुन लेते हैं। कुछ ज्यादा सुनने का अर्थ क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे मैं बोलूंगा अक्षांश और आप सुनेंगे अक्षांश रेखा, तो अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों अलग अलग चीज है, इन दोनों को एक नहीं समझना है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो किसी बच्चे से पूछा गया अक्षांश क्या है, उसने तुरंत बताया अक्षांश रेखा की परिभाषा बता दी उसने, है। तो देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। विषुवत वृत्त, उत्तर या दक्षिण में विषुवत वृत्त से, यानी ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त है, इससे उत्तर, उत्तर नॉर्थ, क्योंकि यहां बना लेता हूं एक मिनट, ये है पृथ्वी, ये है विषुवत वृत्त, इससे नॉर्थ या साउथ में, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी, यानी कि यहां से कोण बनाना शुरू करेंगे तो ये कोणीय दूरी हो गई है, ये जो कोण बन रहा है, तो ये कोणीय दूरी को क्या कहते हैं हम? अक्षांश। इसको समझिएगा, आप लोग इसको बताते हैं अक्षांश, ये जो पूरी रेखा है इसको कहते हैं अक्षांश है। नहीं, यह अक्षांश रेखा है, 2 कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। जबकि उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी को, स्थान के कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये समझ में आ गया? इज इट राइट? आगे चले। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया अभी, 2 कोणीय दूरी को मिलाने वाली एक रेखा, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश। विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है? विषुवत वृत्त कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री। विषुवत वृत्त क्या किसे कहते हैं? 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ये विषुवत वृत्त, अगर इसको भी हम काउंट कर लें, इसको काउंट करने के साथ साथ इसको अगर हम गिनते हैं उसमें रेखाओं में, तो टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है उत्तर और दक्षिण से मिला के? क्या ये 180 है? नहीं, 180 आप गलत लगा देंगे मार्क, है ना। तो मुझे पता है आप क्या गलती कर सकते हैं। ये कितनी है, इसकी संख्या कितनी है? 179, ये याद रखेंगे, 179, 179। नेक्स्ट, देशांतरों की दूरी अधिकतम होती है। देशांतरों की दूरी, जो ये देशांतर है,
जिनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इनकी दूरी अधिकतम किस पर होती है? अधिकतम किस पर होती है बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग, अधिकतम किस पर होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर, ऐसे देखिए, विषुवत रेखा पर जो दूरी होगी इनकी वो अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पे सबसे कम होगी, ध्रुवों पर सबसे कम होगी, और यहाँ विषुवत वृत्त जो ये है इस पर सर्वाधिक होगी, इस पे सबसे ज्यादा होगी। गोरे नाम से जानी जाती है। गोरे किसे कहते हैं हम लोग? गोरे, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसे क्या कहते हैं हम लोग? गोरे। इस वाली दूरी को क्या कहेंगे? गोरे। इस वाली दूरी को क्या कहेंगे? गोरे। नेक्स्ट, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को काटती हैं। कहां पर, किस स्थान पर काटते हैं? अटलांटिक महासागर में। कहां पे काटते हैं? अटलांटिक महासागर में। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है किस दिन? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत किस दिन होता है? आप तारीख बताइए। मैंने आपको दे रखा है टाइम, आप बताइए। चलिए बताते हैं। 21 जून किसको सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है? यह है, ये विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री पे, सॉरी एक मिनट इधर बनाता हूं, यह है आपकी पृथ्वी, मान लीजिए यह है विषुवत वृत्त, यह है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23, ये ऊपर ही बनेगा थोड़ा, 23.5 डिग्री साउथ, ये वाली, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये तीनों आपकी रेखाएं हो गई। तो इसमें कह रहा है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये जो सन है ये कर्क रेखा पर यहां पर लंबवत होता है किस दिन? 21 जून को। किस दिन होता है? 21 जून को। किस दिन होता है? 21 जून को। इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या कैंसर सॉलिसेट। इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। और इसी के साथ साथ दूसरा भी समझ लीजिए, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किस दिन होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर संक्रांति होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर संक्रांति होता है 22 दिसंबर को। इस दिन 21 जून को, अब एक और फैक्ट इसमें जोड़ लीजिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो क्या होगा आपका? 22 दिसंबर। आपका जवाब क्या होगा? 22 दिसंबर। एक और फैक्ट इसके साथ नोट करते चले। चलिए अगला प्रश्न है, वो प्रश्न के फॉर्म में ही है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं किस दिन? दिन और रात बराबर होते हैं किस दिन? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। शरद विषुव और वसंत विषुव। शरद विषुव और वसंत विषुव कहते हैं इसे हम लोग। शरद विषुव और वसंत विषुव। इंग्लिश में ऑटोमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। ऑटोमनल इक्विनॉक्स एंड वर्नल इक्विनॉक्स। इज इट राइट? चले हम लोग आगे। सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है बताइए, आप लोग बताइए। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है और चंद्र ग्रहण की, ये बहुत कंफ्यूज करता है। एक तो वो क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन होता है वो बहुत जो है परेशान करता है। और दूसरा जो है वो पुश और पुल की, पुश किधर करें पुल किधर करें, तो मतलब हालांकि लगा लिया कि ऐसे करके पुल और ऐसे,
और ग्रेटर देन लेस देन साइन। तो कुछ चीजें होती हैं जैसे 79, 69, ये कौन बड़ा है, ये कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है। तो उसी तरह का ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। जैसे ये हो गया अर्थ, ये हो गया हमारा सन, और ये हो गया हमारा, देखिए मेरी डायग्राम बहुत गंदी है तो बस ऐसे समझ जाइए, ये हो गया मून। तो जब ये वाली स्थिति बनती है, जब ये जो मून है, जो चंद्रमा है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो क्या कहेंगे? उसे सूर्य ग्रहण की स्थिति कहेंगे। सूर्य ग्रहण की, क्योंकि चांद के चंद्रमा के बीच में आने की वजह से क्या होता है? चंद्रमा के बीच में आने की वजह से सूर्य की पूरी रोशनी जो है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है। सूर्य की पूरी रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, इस पर पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, बस इतना याद रखें, इतना याद रखें, एक सेंटेंस में याद रखें बस, जब चंद्रमा बीच में आ जाए, जब चंद्रमा बीच में आ जाए, बस एक सेंटेंस याद रखें, जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, और चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स जिसको हम लोग कहते हैं, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी समझते चलिए। अब देखिए ये अलग से फैक्ट इसमें ऐड होता जा रहा है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब बीच में कौन है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब जो अर्थ है वो सन और मून, सन और मून, सन और मून, कौन आ जाए बीच में? अर्थ। अब इसका भी एक सेंटेंस सीधा समझिए कि जब चंद्रमा बीच में आए तो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगा। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, सीधा सीधा आप समझ गए। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाएगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो जो सन है, इसके जो रेज हैं वो मून पे नहीं पड़ेंगे, वो जो मून है उस पर नहीं पड़ेंगे। तो फिर मून जो है हमें, इसकी ही रोशनी क्या करता है? मून रिफ्लेक्ट करता है सन की। जब इसकी रोशनी इस पर नहीं पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये हमें नहीं दिखेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की संज्ञा दी गई है किसे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या किया गया है? हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की संज्ञा दे दी है। नेक्स्ट, उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है? 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण का यह है विषुवत रेखा। यहां से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ, ये साउथ 30 डिग्री, ये क्या कहलाता है? ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और अगला प्रश्न है हमारा कि ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये जो हमारी पृथ्वी है, यहां 66 से लेकर के ये जो 66 डिग्री से लेके लगभग मान के चलिए 66 डिग्री से लगभग जो 90 डिग्री तक का क्षेत्र है, ये क्या कहते हैं हम लोग? इसको ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं, ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। इसमें बीच में है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक को कहते हैं क्या? उपोष्ण कटिबंध। ये समझ में आ गया आप लोग को? और 45 से लेकर के 66 वाले को क्या कहते हैं हम लोग? शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कहते हैं इसे। तो ध्रुवीय किसे कहते हैं वो क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट हमारा स्लाइड, बस आज तक का ये 15 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें नोट्स बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लगभग कितने प्रश्न इसमें कवर करा दिए। कम से कम तो मिनिमम 22-25 होंगे ही मिनिमम। तो आज के ज्योग्राफी के लिए इतना ही। जय हिंद।